कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 27। वंश कनक को किस कर ही रहा था कि कनक बेहोश हो गई। कनक को कोई मूवमेंट करता न देख वंश ने जब कनक को देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि कनक पीली पड़ चुकी थी। वंश कनक को अपनी बाहों में उठाकर लिविंग एरिया में लगे सोफे पर लेटाकर कनक को होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कनक को होश नहीं आया। वंश, जो काफ़ी नशे में था, वह अपना नशा उतारने के लिए किचन में चला गया। उसने कुछ ही पल में किचन का नक्शा बदल दिया। किचन की हर चीज़ ज़मीन पर बिखरी हुई थी। पूरा किचन बिखेरने के बाद वंश को कॉफ़ी पाउडर मिला। उसने पूरी कॉफ़ी को अपने मुंह में लेकर चबाते हुए पानी पी गया। वंश कुछ होश में आया। वह दोबारा से लिविंग एरिया में जाकर कनक को अपनी बाहों में उठाकर उस घर से निकलकर कनक को कार में लेटाकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को फुल स्पीड में ड्राइव करने लगा। उसका नशा अभी भी नहीं उतरा था। वह अपनी आंखों को ज़बरदस्ती खोलते हुए कार को चला रहा था कि तभी अचानक से सामने से ट्रक आ गया। सामने से आते ट्रक को देख वंश ने स्टीयरिंग को एक झटके से मोड़ दिया। उनकी कार एक बड़े से पेड़ में टकरा गई और एक जोरदार का ब्लास्ट हुआ। 3 घंटे बाद वंश बेहोश था। उसे अपने सपनों में कनक का बेहोश होना और अपनी कार का एक्सीडेंट होना दिखा। यह सब देखते ही वंश एक झटके से उठकर बेड पर बैठ गया। वंश के हाथों में ड्रिप लगी थी। वंश को इस तरह देख मानिक ने वंश से पूछा, सर आप ठीक तो है? अपने सामने मानिक और यश को देख वंश ने मानिक से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे? और मैं यहाँ कैसे आया? कनक कहाँ है? यश ने वंश से कहा, आपका और कनक मैम का एक्सीडेंट हो गया था। आप मुझे ऑफिस और घर पर नहीं मिले तो मैंने आपके फ़ोन को ट्रेस करवाया तो मुझे आपकी एक्सीडेंट वाली लोकेशन मिली, और जब मैं वहाँ गया तो आप दोनों ही बेहोश थे। कनक मैम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। मैं आप दोनों को हॉस्पिटल लेकर आया। कनक मैम इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में हैं। वंश को खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। आज उसकी लापरवाही और उसकी जुनून की वजह से कनक हॉस्पिटल बेड पर थी। वंश अपने हाथों में लगी ड्रिप निकालकर फेंकते हुए कहा, मुझे कनक के पास जाना है। इतना कहकर वो रूम का डोर ओपन कर कनक के पास जाने लगा। वंश के सिर पर और हाथ में काफ़ी चोट आई थी। वंश ऑपरेशन थिएटर के पास गया तो देखा कनक बेड पर बेहोश लेटी थी और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे थे। वक्त जैसे ठहर सा गया था। वंश की आंखों में आंसू था। अपनी बहन की तरह वह कनक को खोना नहीं चाहता था, लेकिन आज उसकी एक गलती की वजह से वह कनक को खो भी सकता है। वक्त थम सा गया था। वंश की आंखों से आंसू गिर रहा था। वह अपने जुनून, अपने पागलपन में उसने कनक की फीलिंग और उसके इमोशन को भूल ही गया था। वक्त धीरे धीरे कर गुजर रहा था। गुजरते वक्त के साथ वंश की हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही थी। उसको डर लग रहा था कि कहीं वह कनक को खो न दे। 3 घंटे बाद जब डॉक्टर ओटी रूम से बाहर आए तो उन्होंने वंश को देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के केबिन में वंश चेयर पर बैठा था। डॉक्टर ने वंश से कहा, मिस्टर सिंघानिया, ऑपरेशन करके हमने उनके पेट की ब्लीडिंग को रोक दिया है, लेकिन सारे टेस्ट करने के बाद हमें यह पता चला है कि मिसेस सिंघानिया को कैंसर है और उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है, जिसकी कोई सर्जरी या कोई इलाज नहीं है। वह बस कुछ ही दिन या हफ्ते की मेहमान है। हम कुछ कह नहीं सकते। अब वंश पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वंश गुस्से से खड़ा होकर डॉक्टर के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, कुछ भी करो लेकिन उसे बचाओ। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को अरेंज करो, लेकिन उसे ठीक करो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वंश के इस तरह कॉलर पकड़ने से काफ़ी डर गया था। उसने डरते हुए कहा, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, इसमें कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपने यह पहले किया होता तो शायद हम मिसेज कनक सिंघानिया को बचा पाते। हम कोई चांस नहीं ले सकते हैं। वंश ने डॉक्टर के कॉलर को छोड़ दिया और वह केबिन से बाहर चला गया। वंश रोड पर बेसुध होकर चलने लगा। हवाएं तेज चल रही थी। वंश को अपने किए गए हर एक गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जो कनक उससे बेपनाह प्यार करती थी, उसे छोड़कर जाने वाली थी। सच में उसके लिए कनक का प्यार कनक के लिए जहर बन चुका था। वंश घुटने पर बैठ गया और उसने सिर ऊपर कर तेज से चिल्लाया, कनक। ऊपर से तेज तेज बारिश होने लगी, जिसे वंश के साथ आज आसमान भी रो रहा हो। 2 दिन बाद कनक को पूरे 2 दिन बाद होश आया था। कनक को जब होश आया तो लूसा, यश और मानिक खड़े थे।
वो तीनों कनक को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। कनक अपनी आंखें खोल बस उन तीनों को देखे जा रही थी। लूसा कनक के पास जाकर कनक से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कनक? तुम तो सब जानती थी ना। कनक ने दर्द से मुस्कुराते हुए बहुत ही महीन आवाज में कहा, यही तो गलती की मैंने, मुझे कुछ पता नहीं था। तुम्हें पता है लूसा, प्यार में धोखा खाकर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मुझे नहीं लगा था कि जिंदगी भी मेरी मुझे धोखा दे देगी। लूसा ने कनक से कहा, लेकिन कनक तुम्हारे पास वक्त भी था। अगर तुम अपना ट्रीटमेंट करवाती तो तुम ठीक हो जाती। कनक अपने ड्रिप लगे हाथों को लूसा के हाथ पर रखते हुए कहा, ठीक होकर क्या होता? मैंने उस दिन जीने की उम्मीद छोड़ दी थी जिस दिन मैंने अपने पापा का सच जाना था, फिर अपने पापा की मौत देखी थी। मेरे लिए हर चीज़ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैं सच में बताऊँ तुम्हें तो मैं ज़िंदगी जीना नहीं चाहती थी। तुम सबको तो खुश होना चाहिए ना। तुम सबकी दुश्मन की बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। लूसा ने कनक के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, शट अप, अभी भी ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें पता है वंश बॉस 2 रात से सोए नहीं है। वह चाहते हैं कि तुम्हें होश आए। वह बहुत रो रहे हैं। उन्हें माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ उन्होंने गलती किया है, उनका तरीका गलत था, लेकिन अगर देखा जाए तो वह भी अपनी जगह सही थे। कनक ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है लूसा, मैंने वंश को कब का माफ़ कर दिया, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही कहा, उनका तरीका गलत था, लेकिन अगर मैं भी उनकी जगह होती तो शायद यही करती। लेकिन मैंने उन्हें कभी गलत कहा ही नहीं। हाँ, बस इस बात का अफसोस रहता है कि वंश ने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं, कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। हर बार मेरे प्यार का गलत फ़ायदा उठाया। मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने मान लिया कि प्यार सच में जहर होता है जो आपको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, जो दर्द और चुभन के सिवा कुछ नहीं देता। तभी उस रूम का डोर ओपन कर वंश अंदर आया। वंश की आंखों में अभी भी आंसू था। वंश ने कनक को देखते हुए कहा, प्यार मरहम भी होता है जो हर दर्द को भर देता है। कनक ने अपना चेहरा वंश के तरफ से फेर लिया। वंश ने सबको देखते हुए कहा, जाओ यहाँ से सभी। सभी रूम से बाहर चले गए। वंश अपने भारी कदमों से कनक के पास आकर कनक के करीब बैठे हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दे दो। मुझे तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। कनक की आंखों के कोनों से आंसू गिर रहा था। वंश कनक के पास से उठकर उस तरफ गया जिस तरफ कनक ने अपना चेहरा किया था। वंश अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तुम्हें दर्द नहीं देना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई लव यू छोटे खरगोश, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। तुम मेरा जुनून, सुकून और सनक कब बन गई मैं भी नहीं समझ पाया। मैं बस हर हाल में तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। तुम्हारे इस शहर को छोड़कर जाने की खबर सुन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने गुस्से के चलते तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी। मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दो मुझे प्लीज़। वंश कनक के सामने गिड़गिड़ाने लगा। कनक के आंखों के कोनों से आंसू गिर रहा था। कनक अपने हाथों के इशारों से वंश को अपने पास बुलाया। वंश जल्दी से उठकर कनक के पास गया। वंश कनक के ऊपर झुक गया तो कनक वंश को कसकर गले से लगा लिया और कहा, आपने बहुत देर कर दी वंश, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी ने धोखा दे दिया है। मैं चाहकर भी आपका साथ नहीं निभा पाऊंगी। मैं हमेशा आपसे प्यार करती थी, हमेशा करती रहूंगी। आप मेरा पहला और आखिरी प्यार थे। वंश ने कनक को कसकर गले से लगाया हुआ था। आज उसका दिल बहुत ही तेज से धड़क रहा था। एक हफ्ते बाद वंश आज कनक को अपने साथ सिंघानिया मैंसन में लेकर आया था। बीते हुए हफ्ते में वंश हर पल कनक के साथ रहता था। वह कनक को वह खुशी देने की कोशिश करता जो कनक डिजर्व करती थी, लेकिन कनक के होठों की मुस्कुराहट जैसे कहीं गायब सी हो गई थी। वह मुस्कुराना ही भूल गई थी। कनक जब सिंघानिया मैंसन में कदम रखा तो हैरान हो गई। सिंघानिया मैंसन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। मानिक कनक के पास आते हुए कहा, वेलकम बैक कनक। रूहान दौड़ते हुए कनक के पास आकर कनक के पैर से लिपटते हुए कहा, रैबिट तुम आ गई। कनक रूहान को गले लगाते हुए कहा, हाँ टैडी, तुम्हारी रैबिट आ गई। कनक रूहान से अलग होते हुए कहा, आप कैसे हो टैडी? रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है रैबिट, अब सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सभी मुझे वक्त भी देते हैं। वंश भी मुझसे बहुत प्यार से बात करता है और मुझे हर संडे घुमाने भी लेकर जाता है। कनक को खड़े होने में तकलीफ हो रही थी।
वंश कनक के चेहरे को गौर से देखते हुए कनक को एक झटके से अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अंदर चलो रूहान, तुम्हारी रैबिट को चोट लगी है। रूहान, यश, मानिक, लूसा सभी सिंघानिया विला के अंदर चले गए। वंश कनक को गोद में लिए हुए लिविंग एरिया में आकर सोफे पर कनक को प्यार से बैठाते हुए कनक के सामने घुटने पर बैठे हुए कहा, छोटे खरगोश, मैं तुम्हारी हर विश को पूरा करना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। कनक हैरानी से वंश को देखने लगी। वंश कनक के पास से उठकर अपने रूम में चला गया और कुछ देर बाद कनक के पास आया। उसके हाथों में कनक की डायरी थी। कनक अपनी कॉलेज डायरी को वंश के हाथ में देखकर हैरान हो गई। कनक ने प्यार से पूछा, यह तो खो गई थी, तो आपको कैसे? वंश कनक के सामने अपने घुटने पर बैठे हुए कहा, यह डायरी कभी खोई ही नहीं थी, इसे तुम मेरे पास भूल गई थी। एक तरफ से अच्छा हुआ ना, मुझे तुम्हारी सारी विश का पता चल गया। क्या तुम अपनी विश पूरी करने के लिए मेरा साथ दोगी? कनक ने वंश से कहा, बहुत देर हो चुकी है वंश। वंश कनक के दोनों हाथों को पकड़ते हुए अपने हाथों में लेते हुए कहा, छोटे खरगोश, तुमने मुझे माफ़ किया है ना, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कनक कुछ कहती उससे पहले अभिमन्यु सिंघानिया मैंसन के मेन डोर से दौड़ते हुए आते हुए कहा, टमाटर, तुम ठीक तो हो ना? इतना कहकर अभिमन्यु वंश के कॉलर को पीछे से पकड़कर खींचकर एक जोरदार पंच मार दिया। कनक ने डरते हुए लंबी सी सांस लेते हुए कहा, अभिमन्यु रुक जाओ। अभिमन्यु ने वंश को छोड़कर कनक से पूछा, तुम ठीक हो ना? कनक अभिमन्यु को देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें इस तरह वंश को अभिमन्यु ने कनक की बात को बीच में काटते हुए कहा, तुम सच में ठीक हो ना? कनक ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें अपना वादा याद है ना अभिमन्यु? अभिमन्यु कनक को देखते हुए कहा, मुझे अपना हर वादा याद है, लेकिन जब तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम तो अच्छे दोस्त बने थे ना? कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती थी, इसलिए बताया नहीं। मैं जानती थी अगर तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो तुम मुझसे जिद करोगे कि मैं ट्रीटमेंट कराऊं, और मैं ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। सॉरी। अभिमन्यु गुस्से से वंश के सामने खड़े होते हुए कहा, वंश, तुम्हें इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए और तुम उसे यहाँ घर पर लेकर आए हो। तुम सच में इंसान हो कि नहीं? वंश ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से अभिमन्यु से कहा, कोई फायदा नहीं है, मैंने भी पूरी कोशिश की थी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कनक को हॉस्पिटल बेड पर लेटने से अच्छा है कि मैं उसकी हर विश को पूरा कर दूं। अभिमन्यु मजाक की हंसी हंसते हुए कहा, वाह मिस्टर वंश राज सिंघानिया, वाह, मतलब तुम मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे कोई मूवी चल रही हो। तुम्हारी आंखों में जरा भी गिल्ट और दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? लूसा अभिमन्यु के सामने आकर अभिमन्यु से कहा, तुम कौन होते हो मेरे बॉस को इतना सब कुछ सुनाने वाले? तुम्हें नहीं पता मेरे बॉस किस दर्द से गुजर रहे हैं। अब तुम्हारे सामने रोएंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि उन्हें भी दर्द महसूस हो रहा है। उन तीनों को आपस में लड़ते देख कनक चिल्लाते हुए कहा, बस करो, आप सब मेरे लिए लड़ना बंद करो। तब कहाँ थे तुम सब जब मुझे तुम सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? मुझे यह झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं पहले भी अकेली थी और अभी भी अकेली रहूंगी। वंश कनक के सामने बैठते हुए कहा, छोटे खरगोश, मुझे प्लीज़ एक मौका दे दो। कनक अभिमन्यु की लिटिल फिंगर पकड़ते हुए अपनी आंखों के इशारों से अभिमन्यु को अपने पास बुलाते हुए कहा, प्लीज़ लड़ना बंद करो, इसी तरह गुस्सा करते रहोगे तो फूलकर गुब्बारे हो जाओगे। मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौर, क्या तुम अपनी दोस्त की शादी अटेंड नहीं करोगे? अभिमन्यु हैरानी से कनक को देखने लगा तो कनक ने अभिमन्यु से कहा, वंश मेरी विश पूरी करना चाहता है और मेरी पहली विश थी कि मैं वंश से शादी करूं, वह भी सबके सामने। मैं अपनी इन कुछ दिनों की ज़िंदगी में अपने सपने वाली ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जो मैंने अपने सपने में देखी थी। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अभिमन्यु ने अपनी लिटिल फिंगर कनक के हाथों से छुड़ा लिया तो कनक उदास हो गई। अभिमन्यु कनक के हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम मुझे ऑर्डर करो मालिक, तुम्हारा जिन हाजिर है। एक दिन बाद मानसी जी और अभिमन्यु सिंघानिया विला में आ गए थे। सभी लोग कनक को हर हाल में खुशियाँ देना चाहते थे, जिनके सपने कनक ने कभी देखे थे। आज कनक की हल्दी थी। कनक ने येलो कलर का लहंगा पहना था और उसने ज्वेलरी में रेड रोजेस की ज्वेलरी पहनी थी। लहंगे और ज्वेलरी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लूसा अपने रूम में। लूसा अपने फ़ोन के वॉलपेपर को देखते हुए कहा, रणवीर, आज एक और मोहब्बत पूरी होकर अधूरी होने जा रही है। हम मिलकर बिछड़ गए थे, उसी तरह आज बॉस भी कनक से मिलकर बिछड़ जाएंगे। हमारी किस्मत में ऐसा क्यों था? हम साथ होकर भी साथ नहीं हुए। गॉड ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, उसी तरह गॉड आज बॉस से कनक को छीन रहे। काश मैं बॉस के लिए कुछ कर पाती। तभी पीछे से मानिक ने आते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी भी मौका है लूसा, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम आज भी भाई को अपने प्यार में बांध कर रखी हो।
भाई आज जहाँ भी होंगे तुम्हें इस तरह देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती होगी। अपनी ज़िंदगी में किसी को प्यार आने दो। लूसा, प्यार के चले जाने से प्यार खत्म नहीं होता, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि अपनी ज़िंदगी से हर रंग को मिटा दो। एक मौका दो खुद को फिर से प्यार करने को। लूसा ने पीछे मुड़कर देखा तो मानिक खड़ा था। उसके हाथों में रणवीर की फ़ोटो थी। मानिक को अपने सामने देख लूसा ने मानिक से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिना पूछे मेरे कमरे में कैसे आए? मानिक लूसा के करीब आते हुए कहा, मैं बस तुम्हें भाई की यादों से आज़ाद करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लूसा। मैं जानता हूँ कि तुम भाई के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं भाई का किया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूँ। भाई ने मुझसे वादा लिया था कि उनके जाने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस रात के बाद तुम कहीं गायब सी हो गई। और जब मैं वंश सर के पास आया तो मेरी मुलाकात तब तुमसे हुई। मेरा दिल किया कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं रणवीर का भाई हूँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहता था। तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी करता रहा। तुम्हारे करीब आने पर मुझे पता चला कि तुम सच में भाई से बहुत प्यार करती हो। जब भाई ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तब मुझे लगा कि तुम भी भाई से इसलिए प्यार करती थी क्योंकि भाई एक अमीर बिजनेसमैन थे। तुम्हें उनके पैसों से प्यार था, लेकिन उनके लिए तुम्हारा प्यार देख मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया। उस हैरानी से मानिक को देखते हुए कहा, मिस्टर मानिक, मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, शर्म नहीं आती? मानिक लूसा के और करीब जाकर लूसा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, जैसे प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। प्यार उम्र देखकर किया जाता तो शायद अब तक कितने लोग अधूरे रहते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे बड़ी हो, बस मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरी हो। लूसा ने मुस्कुराते हुए मानिक के हाथ को अपने हाथों से हटाते हुए कहा, मानिक, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, एक तरफा प्यार सही नहीं होता। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। मैं हमेशा सिर्फ रणवीर से प्यार करती थी और उसी से करती रहूंगी। मेरा वह पहला और आखिरी प्यार था। मानिक दोबारा से लूसा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ भाई, तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार है। मैं भाई की जगह लेना भी नहीं चाहता हूँ, बस तुम्हारे दिल में अपनी एक जगह बनाना चाहता हूँ। तुम मुझे बस एक मौका तो दो। अगर मैं तुम्हारे दिल में जगह बना पाया तो तुम मुझे अपना लेना, और अगर नहीं बना पाया तो तुम मुझे छोड़ देना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम से कम मुझे इस बात का गिल्ट तो नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। लूसा रणवीर के फ़ोटो को देखते हुए कहा, ठीक है। मानिक बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने खुशी में लूसा को गले से लगा लिया। लूसा हैरानी से किसी स्टैच्यू की तरह खड़ी रही। लूसा अपने एक हाथों से मानिक को खुद से दूर करते हुए कहा, दूर हटो, चलो नीचे, फंक्शन चल रहा है। कनक को एक बड़े से उर्ली में बैठाया गया था जिसमें फूल भरे हुए थे। अंकित भी सिंघानिया मिला गया था। रूहान बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी रैबिट आज उसकी मम्मा बनने जा रही थी। कनक और वंश दोनों ही साथ में बैठे थे। दोनों को हल्दी बड़े ही धूमधाम से हल्दी लगाई जा रही थी। दूर खड़ा अभिमन्यु कनक को देख मुस्कुरा रहा था। मानसी जी अभिमन्यु के पास आते हुए कहा, मुझे प्राउड है कि तुम मेरे बेटे हो। तुमने बहुत ही सही फैसला किया है। अभिमन्यु कनक के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट देख कहा, मॉम, मैं नहीं जानता मैं कैसे जी पाऊंगा, लेकिन मुझे अपने प्यार से ज़्यादा कनक के प्यार पर प्यार आ रहा है। मैं तो इस बात से शॉक्ड हूँ, वंश को अब तक कनक की मासूमियत पर प्यार कैसे नहीं आया। मैं एक पल में कनक का दीवाना हो गया और वंश को कनक का प्यार और उसकी मासूमियत नहीं दिखी। मॉम, हमें कनक को सच बता देना चाहिए, वह अपनी खुशियाँ भी खुलकर एंजॉय नहीं कर पा रही है। मानसी जी ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हमें वंश को थोड़ा सा और गिल्ट में रहने देना होगा, तभी उसे एहसास होगा कि दर्द देना और दर्द में रहना कितना मुश्किल होता है। अभिमन्यु कनक को देखते हुए कहा, मॉम, काश हम प्यार में अपनी किस्मत बदल पाते। काश हम अपनी तकदीर में अपने प्यार का नाम लिख पाते। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देख रहा है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।